दोस्तों, मेहनत करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। नमस्कार, मैं हूं रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, यानी कि खुशहाल गांव समृद्ध शहर। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने 8 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और उसके पश्चात अगले वीडियो में जो हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, ये दोनों जो चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर के अंदर तत्कालीन समय की कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य, साहित्य, धर्म, इन पहलुओं के बारे में इन दोनों अध्यायों के अंदर चर्चा की गई है। तो दोस्तों, आज इस अध्याय 9 को शुरू करने से पहले आपकी इस बुक में एक आगे की बात नाम से एक आर्टिकल आया है, जिसके अंदर मौर्य काल के पश्चात जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा ताकि आप जो आगे की जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से कनेक्ट करके समझ पाओ। तो अब मैं बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैं इस आर्टिकल के अंदर जो बातें बताई गई है उनको मैं बताऊंगा। कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेगी ताकि आप चीज़ों को सही से कनेक्ट करते हुए हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, उसकी 185 ईसा पूर्व में उसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग हत्या कर देता है और उसी के साथ मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो समझने लायक है वो ये है कि आखिरकार मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का अंत क्यों हुआ, उसके पतन के मुख्य कारणों के बारे में हम संक्षिप्त के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन में जो पहला मुख्य कारण उभर कर आता है वो है अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारियों का होना। अशोक के बाद में जितने भी जो शासक हुए थे मौर्य साम्राज्य के, वो अयोग्य और निर्बल थे। इसलिए इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को वो सही तरीके से संचालित करने में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि अशोक तक तो दबदबा था मौर्य साम्राज्य के शासकों का संपूर्ण भारत के अंदर। लेकिन उसके पश्चात जो शासक बने थे वो इतने प्रभावशाली शासक नहीं रहे थे। तो पहला कारण तो ये माना जाता है कि अशोक के बाद के जो शासक थे वो अयोग्य एवं निर्बल थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण माना जाता है शासन का अति केंद्रीकरण। आपको पता है मौर्य साम्राज्य एक विशालकाय भूभाग पर फैला हुआ था और उस पूरे भूभाग पर फैले हुए साम्राज्य को एक सम्राट के द्वारा हैंडल किया जाता था। अब एक तो पहले ही अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य और सशक्त नहीं थे, तो इस वजह से अशोक के बाद के उत्तराधिकारी वो इतने विशालकाय साम्राज्य को संभाल नहीं पा रहे थे और वो भी एक उसके पतन के कारणों के रूप में उभर के आया। मौर्य साम्राज्य के पतन का तीसरा महत्वपूर्ण कारक था आर्थिक संकट। सेना पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ ने मौर्य साम्राज्य के सामने एक वित्तीय संकट खड़ा कर दिया था। और उसका कारण ये था कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाने के लिए और बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक मात्रा में दान देने के कारण से मौर्य साम्राज्य का खजाना खाली होने लग गया था। अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, तो इन स्तूपों को निर्माण करवाने में अत्यधिक धन लगा था और बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक दान भी दिया था। और आपने आचार्य चाणक्य की एक बात भी सुनी होगी। चाणक्य ने कहा है कि अत्यधिक दान देने से दरिद्रता आती है, अति हर चीज़ की खराब होती है। अशोक ने यहाँ पर क्या किया, अत्यधिक दान दिया और उसका परिणाम क्या निकला, मौर्य साम्राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और वो उसका एक पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बन के उभर के आया। मौर्य साम्राज्य के पतन का चौथा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है अशोक की धम्म की नीति, जिसके बारे में हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि अशोक की धम्म की नीति क्या थी। आपको पता है अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत में अहिंसक नीतियों की बात कही है और अशोक की यही अहिंसक नीतियां मौर्य साम्राज्य के खंडन का कारण बन जाती है। कारण कैसे बनी? देखिए, जैसे कोई राजा है, अगर वो राजा युद्ध ही नहीं करेगा, हिंसा ही नहीं करेगा, तो दूसरे जो शासक है वो उसको दबाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब अशोक ने पहले ही एक तो
युद्ध ना करने की ठान ली, ऊपर से ये दम का सिद्धांत दिया था कि अब से हम मारकाट वगैरह नहीं करेंगे इतनी। तो इस वजह से क्या हुआ, एक तरह से वो कमज़ोर भी पड़ा इसकी वजह से। अब इससे क्या हुआ, मौर्य सम्राट के अधीन जो दूसरे स्थानीय शासक हुए थे उनके अंदर खौफ की कमी आ गई थी, कोई भय नहीं रहा सम्राट का इतना ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो अहिंसक शासक है, हिंसा नहीं करेगा। तो एक तरह से फर्क तो पड़ता है ना इस चीज़ का। तो अशोक की दम की नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रही। इंसानियत की नज़र से अशोक की दम की नीति को देखें तो अशोक ने काम तो बड़ा अच्छा किया था। आज इतिहास में अशोक को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने दम के सिद्धांत को अपनाया था। इंसानियत के लिए उसने अच्छे अच्छे कार्य किए थे। लेकिन वही दम की नीति उस मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक बन के आई है। तो इस तरह से ये कुछ मौर्य साम्राज्य के पतन के महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी अभी हमने संक्षेप में चर्चा की है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए, आपकी बुक के अंदर ये चीज़ें बताई भी नहीं गई है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए और आगे के टॉपिक को शुरू करने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई है संक्षेप में। ठीक है, अब देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इतिहास में एक शब्द है अंधकार युग नाम से, वो क्या है उसको आप समझिए। देखिए, अशोक की मृत्यु से लेकर के गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम तक का इतिहास क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है। इस काल को इतिहास में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, इस अशोक की मृत्यु से लेकर के एक गुप्त शासक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये गुप्त वंश है। इस गुप्त वंश का एक शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसके जो बीच का जो इतिहास है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है। उसका वजह यह है कि इतिहासकारों को सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई होगी या प्रमाणों की कमी के कारण से क्रमबद्ध तरीके से उस इतिहास को नहीं लिख पाए होंगे। इसलिए इसके बीच का जो समय है या टाइम पीरियड है उसको इतिहास के अंदर अंधकार युग की संज्ञा दी गई है। तो मैंने सोचा ये एक सिंपल सा वर्ड है, उसको भी मैं आपको बता दूं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस आर्टिकल के अंदर आई बातों का हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हेडिंग है वो है आगे की बात है। आगे की बात कहाँ की, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात की बात इसके अंदर बताई गई है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात क्या हुआ था। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात का जो काल है उसको मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। देखिए दोस्तों, मौर्योत्तर काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है जो मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर के गुप्त साम्राज्य के उद्भव तक के इतिहास को बताता है। यानी कि सन 200 ईसा पूर्व के बाद का जो युग था उसको हम मौर्योत्तर भारत की संज्ञा दे सकते हैं। दोस्तों, मौर्योत्तर काल वह काल था जब मौर्यों की केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बिखर रही थी और विदेशी राजवंश भारत पर निरंतर रूप से आक्रमण कर रहे थे, और दूसरी ओर बहुत से भारतीय राजवंश अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थे। यानी कि हुआ यूं था, पहले तो संपूर्ण भारत पर मौर्यों का शासन था, फिर जब मौर्य कमजोर पड़ गए, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, तो उसके पश्चात बहुत से विदेशी राजवंश भारत पर आक्रमण करने लग गए थे। और दूसरी ओर पहले जो राजा मौर्य सम्राटों के अधीन हुआ करते थे उन्होंने अब अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष करना भी प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान उत्तर और दक्षिण भारत भारतीय शासकों के अधीन ही रहा, किंतु भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश द्वार बन गई थी। कैसे? देखिए, ये जो उत्तरी एरिया था, इस उत्तरी एरिया के अंदर और ये दक्षिणी एरिया था, यहाँ पर तो भारतीय शासकों का ही शासन रहा, लेकिन ये जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है ना, ये एरिया विदेशी आक्रांताओं के लिए आक्रमण का प्रवेश द्वार बन गई थी। क्योंकि भारत देखिए पूरा पैक है, इधर भी ये समुद्र से घिरा हुआ है, इधर भी समुद्र से घिरा हुआ है, इधर ऊपर आपके यहाँ पर हिमालय पर्वत आ जाता है। तो फिर अब कोई भी विदेशी आएंगे तो कहाँ से आएंगे? इसी तरफ आएंगे। क्योंकि देखिए तत्कालीन समय में ये भारत का नक्शा इस तरह से था यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा एरिया भारत के अंडर में ही था, मौर्य साम्राज्य का ही ये एरिया था पूरा का पूरा। तो अगर अब कोई भी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करेगा तो वो कहाँ से करेगा? इसी उत्तरी पश्चिमी सीमा से करेगा, क्योंकि बाकी तरफ से तो वो पूरा भारत एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा के कवच में घिरा हुआ है। तो जितने भी जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे वो इसी उत्तरी पश्चिमी हिस्से से ही आए थे। दोस्तों, मौर्योत्तर काल में किसी एक राजवंश का संपूर्ण भारत पर नियंत्रण नहीं था, बल्कि अनेक क्षेत्रीय और स्थानीय राजवंशों का शासन हुआ करता था।
क्योंकि जब तक मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व था तब तक तो आपको पता है ये मौर्य साम्राज्य का ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मौर्य साम्राज्य का शासन था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उत्तरी इलाकों के अंदर कुछ शासक उभर कर आते हैं, दक्षिणी इलाकों के अंदर और कुछ शासक उभर कर आते हैं, मध्य भारत में और इधर पश्चिमी भारत में अलग शासक उभर कर आते हैं। तो इस तरह से मौर्योत्तर काल में अलग अलग शासक अस्तित्व के अंदर आए थे। इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन मौर्योत्तर कालीन शासकों को दो वर्गों के अंदर विभाजित कर दिया है। पहले है देसी राजा जिनको स्थानीय शासक भी कह सकते हैं, और दूसरे है विदेशी आक्रमणकारी। इन दो भागों में मौर्योत्तर कालीन शासकों को विभाजित किया गया है। देसी राजाओं में सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत से थे, लेकिन सबसे प्रमुख ये थे। सुंग वंश कौन सा है? इसी सुंग वंश का जो शासक था ना, पुष्यमित्र सुंग, इसी ने ही तो हत्या की थी बृहदरथ की 185 ईसा पूर्व में, और फिर नींव डाली थी इस सुंग वंश की। याद होगी ना, ये इन चीज़ों को भूलना नहीं है, याद रखना आपको। और अगर बात करें विदेशी आक्रमणकारी या शासकों की, तो उसके अंदर इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण वंश को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से मौर्योत्तर काल के इन शासकों को इन दो वर्गों में मुख्य रूप से विभाजित किया है। ये जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए थे भारत में, ये मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी हिस्से से भारत में आए थे। इंडो ग्रीक को हिंद यवन भी कहते हैं, कन्फ्यूज मत होना आप, ठीक है। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी जानकारी आपको ये भी दे देता हूँ कि मौर्योत्तर काल में भारत के किस हिस्से के अंदर किन राजवंशों का शासन था। अगर हम भारत के उत्तरी हिस्से की बात करें तो सुंग, शक और कुषाणों का मुख्य रूप से वहाँ पर शासन हुआ करता था। दक्षिणी भारत के अंदर चोल, चेर, पांड्य, पल्लव और चालुक्यों का शासन हुआ करता था। पश्चिमी और मध्य भारत में सातवाहन वंश का शासन हुआ करता था। देखिए, इतने अलग अलग शासकों और राजवंशों के बारे में अभी हमने चर्चा की है, और इनको लेकर के आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, लेकिन मैं ये जानकारी अभी आपको केवल और केवल इस पर्पज़ से दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ होगी ना। आपने ये नाम भी सुन रखे होंगे ना, तो आगे वाली जो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे उनके अंदर इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, थोड़ा बहुत आपको कुछ पता होगा ना, तो आगे की चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा और एक इंटरेस्ट बना रहेगा हिस्ट्री को पढ़ने के अंदर। बस इसी पर्पज़ से मैं ये आपको समझा रहा हूँ। तो अभी इनको ज़्यादा अभी आप सीरियसली मत लें, केवल और केवल थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इतनी बातों को समझने के पश्चात अब शुरू होगा हमारा चैप्टर नंबर 9, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोहे के इस्तेमाल के इतिहास के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि लोहे के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन कैसे बढ़ा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि तत्कालीन समय में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। साथ ही आपके इस चैप्टर में एक हेडिंग आई है कि गाँव में कौन कौन रहते थे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम एंड में जानेंगे थोड़ा सा संगम साहित्य के बारे में, और इसी से जुड़ी कुछ अन्य बातों का भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारी जो हेडिंग है वो है लोहे के औजार। देखिए, अगर लोहे के इस्तेमाल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का इस्तेमाल आंशिक रूप से होने लगा था। 1000 ईसा पूर्व के आसपास से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लोहे का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। उत्तर वैदिक काल से पहले के लोगों को लोहे के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी, अनभिज्ञ थे लोग। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर थोड़ा बहुत लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। लेकिन फिर जब महाजनपद काल आ जाता है तो इस महाजनपद काल में पर्याप्त रूप से लोहे के औजारों का, हथियारों का निर्माण करने लग गए थे और उसका इस्तेमाल होने लग गया था इस महाजनपद काल के अंदर। तो लोहे के इस्तेमाल के बारे में ये बात आई है जिसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, लोहे के कारण विकास की गति को बल मिला था, क्योंकि लोहे के औजारों के इस्तेमाल से कृषि का भी विकास हुआ था। कैसे हुआ कृषि का विकास? पहले जो हल हुआ करते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे या मिट्टी के हल हुआ करते थे, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोहे के हल बनने लगे। इसके अलावा और भी दूसरे औजार बनने लग गए थे लोहे के, तो उनके इस्तेमाल से क्या हुआ, कृषि कार्य और ज़्यादा आसानी से होने लग गया था। जैसे कुल्हाड़ियों का निर्माण हुआ, संडासियों का निर्माण हुआ। तो उन औजारों के निर्माण से क्या हुआ,
कृषि कार्य और इजीली होने लगा और उत्पादन भी बढ़ने लग गया था। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो राजा को टैक्स भी मिलेगा। तो इस तरह से इस विकास के अंदर इस लोहे का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, आपकी इस बुक के अंदर ये कुछ 2-3 चित्र भी बने हुए हैं, जैसे ये संडासी है, ये कुल्हाड़ी है, ये हंसिया है जिससे फसलों को काटा जाता है। तो इस तरह से लोहे के इस्तेमाल का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था जिसने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया था। साथ ही आपकी इस बुक में एक हेडिंग आई है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जिसके अंदर हेडिंग है सिंचाई। तो दोस्तों, सिंचाई का भी महत्वपूर्ण रोल रहा था। राजाओं ने उस समय नहरों का, कुओं का, तालाब का और बहुत से कृत्रिम जलाशय बनाए थे जिससे आसानी से सिंचाई कार्य हो सके और अच्छी गुणवत्ता में फसल उत्पादित की जा सके। तो जब अधिक फसल उत्पन्न होगी तो लोगों की आर्थिक स्थिति के अंदर भी सुधार आएगा, और जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी। तभी तो इस चैप्टर का शीर्षक रखा गया है खुशहाल गांव। ठीक है, इसके पश्चात आपकी इस चैप्टर में हेडिंग आई है कि गांवों में कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब वो 3 तरह के लोग कौन से थे, उनके बारे में हम आगे के पूरे चैप्टर को नोट्स के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो दक्षिणी हिस्से के अंदर, जो गाँवों के अंदर जो लोग रहते थे, उनको किन किन नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहते थे। तमिल क्षेत्र के अंदर जो बड़े भूस्वामी होते थे उनके लिए वेलल्ला शब्द का प्रयोग किया जाता था। और दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है, तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता था, यानी कि जो साधारण रूप से हल चलाया करते थे ऐसे लोगों को कहा जाता था उणवार। और तीसरा तथ्य बताया जा रहा है कि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को कडेसियार कहा जाता था, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं होती थी, ज़मीन नहीं हुआ करती थी और जो मजदूरी का कार्य करते थे उनको कडेसियार कहा जाता था। और तमिल क्षेत्र में जो लोग दास हुआ करते थे उनको अदिमई कहते थे। तो इस तरह से तत्कालीन समय में दक्षिणी हिस्से के जो गांव हुआ करते थे उनमें इस तरह के लोग रहा करते थे। आपको इन नामों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तमिल क्षेत्र के अंदर किन लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। डायरेक्टली कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, तो आपको ध्यान रखना है कडेसियार। तो इस तरह से ये जो 4 तथ्य आए हैं इनको आप ध्यान रखना। अब इसके पश्चात आगे आपके उत्तरी हिस्से के अंदर जो गाँवों में लोग रहते थे उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहली हेडिंग है ग्राम भोजक। बताया जा रहा है कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का मुख्य प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ये पद आनुवांशिक होता था। आनुवांशिक यानी कि कोई पिता है, पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था ये ग्राम भोजक का पद। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा जमीन होगी वो ग्राम भोजक के पद पर आसीन होगा। तो ये ग्राम भोजक क्या है आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। तो इस तरह से उत्तरी हिस्से के अंदर ये ग्राम भोजक और गृहपति हुआ करते थे। तो अभी इस तरह से हमने जो 7-8 तथ्य देखे हैं इनके अंदर हमने जानना है कि देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के अंदर गाँवों के अंदर जो लोग रहा करते थे उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। ये चीज़ें वैसे भी रटने लायक है यार, तो इनको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। अब इसके पश्चात आपका अगला टॉपिक है संगम साहित्य, यानी कि संगम लिटरेचर। तो ये क्या है इसको आप जानिए। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। प्राचीन समय में तमिल भाषा के अंदर अलग अलग लेखकों और कवियों ने जिन साहित्य की रचना की थी उसके लिए संगम साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसको संगम साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि मदुरै एक स्थान है। इस मदुरै के अंदर कवि सम्मेलन हुए थे, उसके अंदर इन तमिल रचनाओं का संकलन किया गया था, इसलिए इसको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि संगम यानी क्या होता है, मिलना, यानी कि अलग अलग तरह के कवि वहाँ पर इकट्ठे हुए थे
तो इकट्ठे हुए यानी कि मिले थे और वहाँ पर फिर इन रचनाओं का संकलन किया था, इसलिए इसको कहा जाता है संगम साहित्य। और आगे बताया जा रहा है कि गाँव में रहने वाले जिन उपरोक्त नामों का उल्लेख हुआ है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, वेलेला, उणवार, कडेसियार, अधिमई, तो इस तरह के जो ये शब्द है ना वे इसी संगम साहित्य से हमें प्राप्त हुए हैं, जिस साहित्य को पढ़ करके हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये संक्षेप में आपके इस चैप्टर के अंदर जानकारी आई थी संगम साहित्य के बारे में। उसके पश्चात आगे की जो हेडिंग आ रही है वो जातक कथाओं के बारे में आ रही है। ये भी पुस्तकों से रिलेटेड ही तथ्य बताया जा रहा है। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। इन जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। जो बौद्ध रिलीजियन है, इस बौद्ध रिलीजियन से संबंधित है ये जातक कथाएं, और इनका संकलन किया था बौद्ध भिक्षुओं ने। इसके पश्चात आगे बताया जा रहा है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। आपके इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा सांची के स्तूप के बारे में भी चर्चा हुई है और इसमें एक छोटा सा ये चित्र भी बताया गया है। ये जो चित्र है ये सांची की मूर्ति कला का एक छोटा सा चित्र या नमूना बताया गया है आपके इस चैप्टर के अंदर। सांची का स्तूप बहुत फेमस है और तत्कालीन समय की शिल्प कला का एक अनोखा उदाहरण है। उसके पश्चात आगे वाली हेडिंग आ रही है आहत सिक्के। इनके बारे में बताया जा रहा है कि भारत में प्रचलित आरंभिक व सबसे पुराने सिक्के जो लगभग 500 साल तक चले थे। दोस्तों, सबसे आरंभिक सिक्के जो चले थे या जो सबसे पुराने सिक्के चले थे उन सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछ ले डायरेक्टली कि भारत में सर्वप्रथम चलने वाले सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा आहत सिक्के। या फिर ऐसे पूछ ले कि भारत में चलने वाले सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराने सिक्के कौन से थे, तो उसका भी आंसर है आहत सिक्के, और ये लगभग 500 साल तक चले थे। इसके पश्चात अगली हमारी हेडिंग आ रही है मथुरा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा 2000 वर्षों पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बनी थी। मथुरा तत्कालीन समय में बेहतरीन मूर्तियां बनाने के लिए बहुत फेमस हुआ था, यानी कि मूर्ति कला की दृष्टि से ये तत्कालीन समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और ये मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बनी थी। इस कुषाण वंश के बारे में हम अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात इस चैप्टर के संबंध में अंतिम तथ्य आ रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व ये किसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। तो रोम का एक शासक था जिसका नाम था ऑगस्टस। ये ऑगस्टस ने कहा था कि रोम एक ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। यानी कि ऑगस्टस के कहने का मतलब था कि मैं जब शासक बना था तब रोम में निर्माण कार्य इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मेरे शासक बनने के पश्चात मैंने पूरे रोम का शकल सूरत ही पलट दिया था। वैसे ये आपके इस चैप्टर के अंदर एक अतिरिक्त जानकारी वाला एक पोर्शन होता है हर चैप्टर में, तो उसके संबंध में ये बात आई तो मैंने ये ऐसे ही ये कथन आपको दे दिया, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है इसमें। तो दोस्तों, इस प्रकार से था आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 9 खुशहाल गांव समृद्ध शहर नाम से। इस चैप्टर में बहुत ही संक्षेप के अंदर तत्कालीन समय की कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य, साहित्य, धर्म, इन पहलुओं के बारे में एक एक दो बातें बताई गई थी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आसानी से आपको इस चैप्टर को समझा पाऊँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के संबंध में जितने भी जो नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको प्रॉपर ढंग से लिख करके उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप नोट्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी चैप्टर्स के प्रॉपर ढंग से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स की PDF भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू ले सकते हैं और PDF फॉर्मेट में नोट्स पढ़कर नियमित रूप से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। मैं लगता हूँ अगले वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।